हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की लाइव क्लास में दोस्तों हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट पेपर का सेकंड चैप्टर और उसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं। इससे पहले हमने एमसीक्यू करवाए थे आपको फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेपर के। अभी देखिए फर्स्ट पेपर दोस्तों हमारा चल रहा है जिसमें हमारे कुल मिला के 9 चैप्टर्स हैं और पहला चैप्टर की हमने आपको 3 एमसीक्यू क्लासेस प्रोवाइड करवा दी हैं। आज दोस्तों हम जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है सीक्वेंस इन सीरीज, इसके दोस्तों आज हम आपको बेहतरीन एमसीक्यू करवाने वाले हैं। पहले दोस्तों हम आपको पीवाईक्यूज करवाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स हैं, जिसमें हमारे उत्तराखंड लेक्चर में आए हुए क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। देन उसके बाद दोस्तों हम आपको कुछ और बेहतरीन पीवाईक्यूज करवाएंगे, एमसीक्यू करवाएंगे जो कि आगामी एग्जाम में दोस्तों आने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे सीक्वेंस इन सीरीज के इंपॉर्टेंट MCQ. So let's start this class. चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, ये आपका उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, और ये कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स आर देयर इन टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि ये जो दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एक तो है 2, 5, 8, 11 से लेके 60 और दूसरा है 3, 5, 7 से लेकर 50। इनमें कितने नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स होंगे ये आपको दोस्तों बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इन प्रोग्रेशन को ध्यान से देखें। जैसे कि 2 है, अगला है 5, फिर अगला है 8, 11 और ये जा रहा है दोस्तों अप टू 60 टर्म तक। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो इसमें अगर आप इसका जो 60 टर्म अगर आप निकालना चाहे तो वो भी दोस्तों आप निकाल सकते हैं। तो इसमें दोस्तों दो मेथड आती है जनरली काम। पहली मेथड में आपको जो एक नॉर्मल मेथड रहती है जो कि हम लोग यूज करते हैं, और फिर उसके बाद दोस्तों फिर मैं आपको एक बढ़िया मेथड बताऊंगा जिसकी मदद से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन दोनों में कितने टर्म्स आइडेंटिकल रहेंगे। तो इसका सबसे बढ़िया वे है कि आप इसमें देखिए कि भैया, अगर आप इसमें देखें कि भैया कौन कौन से टर्म है जिसमें आइडेंटिकल रह सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें दो दो का गैप है। अगला जो टर्म है दोस्तों वो क्या रहेगा, 9 रहेगा। फिर इसके बाद जो अगला टर्म है वो क्या रहेगा, 11 रहेगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर अगला ये 5 इसमें आइडेंटिकल है, फिर इसके बाद दोस्तों 11 इसमें आइडेंटिकल है। आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 3 का गैप है और यहाँ पर 2 2 का गैप है। ओके, तो अगर आप इसका 68 टर्म निकालें, सो हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, आपको अगर nth टर्म निकालना हो तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ओके, सो अगर पहले वाली का अगर आप दोस्तों 68 टर्म निकालना चाहेंगे तो बेसिकली हो जाएगा फर्स्ट टर्म यानी कि 2 प्लस और 60 टर्म है तो 60-1 हो जाएगा यानी कि 59 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों, 2 का, तो हो जाएगा 2 प्लस 9 दूनी 18, 1 5 दूनी 10 और 11, यानी कि दोस्तों आ जाएगा 120। ओके, 120 ये लास्ट में टर्म रहा होगा। ठीक है, और अगर आप इसका 50 टर्म निकालेंगे यानी कि इस वाले का, तो इसको T50 मान लेते हैं। ये हो जाएगा A प्लस 50-1 यानी कि 49 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का है दोस्तों यहाँ पर, 2 3 5 5 3 8, सॉरी यहाँ पर 3 का था दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो उसको ठीक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 9 3 27, 2 5 3 15, 16 17 प्लस 2 यानी कि 179 ना। और अगर आप इसकी बात करें तो 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 9 दूनी 18 और ये हो गया 98, यानी कि दोस्तों ये आपका कितना आ जाता है, 101 आ जाता है। ठीक है, यानी कि ये आएगा 101। एंड अब ऑब्वियसली बात है कि जो इसमें कॉमन टर्म है वो 120 तो नहीं आ सकता है, 101 जरूर आ सकता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो सीरीज जब बनेगी तो इसमें कॉमन टर्म्स जो हो सकता है वो 101 हो सकता है। देखिए आप ऑब्वियसली बात है कि भाई 5 हो सकता है, 11 हो सकता है, और फिर जो लास्ट टर्म है उसमें से जो दोनों में से छोटा होगा वो कॉमन हो सकता है, यानी कि 101 हो सकता है कि यहाँ कहीं पर आया हो। 120 कॉमन हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो सीरीज माइट बी इन द फॉर्म ऑफ 5। ओके, इसके बाद हो सकती है 11। ठीक है, 5 और 6 का दोस्तों यहाँ पर गैप है। ठीक है, इसके बाद अगला जो 6 होगा दोस्तों फिर यहाँ पर हो जाएगा 17 एंड इस तरह से चलता रहेगा। और मान लेते हैं जो लास्ट टर्म है वो 101 है। ओके, तो लास्ट टर्म आपको 101 हो सकता है या उससे कम हो सकता है। ठीक है, मतलब कि 101 लास्ट टर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है,
और नहीं होने का केस में क्या होगा कि इससे लेस होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट लगाना है। तो देखिए अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो मान लेते हैं अगर लास्ट टर्म अगर मैं इसी को मान के चलूं, तो जो हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 101 बराबर हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि 5 प्लस, मान लेते हैं इसमें जो टोटल टर्म है दोस्तों कितने होंगे, मान लेते हैं कि टोटल टर्म है n, तो n माइनस वन इंटू जो कॉमन डिफरेंस है दोस्तों कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे तो 101 में से 5 गया तो ये हो जाता है 106, सॉरी 101 में से आप 5 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 96 इक्वल्स टू ये हो जाएगा n माइनस वन इंटू सिक्स। तो यहाँ से आप 6 से दोस्तों डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाई 6 n माइनस वन। तो बेसिकली होगा क्या कि n बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। ठीक है, मतलब n की वैल्यू क्या होगी बेसिकली 17 या 17 से क्या होगी लेस होगी। ये तो मैंने खैर इक्वालिटी में बता दिया। तो यानी कि इसमें जो टर्म्स होंगे वो 17 टर्म्स आपके क्या हो सकते हैं दोस्तों कॉमन हो सकते हैं। ठीक है, अभी तो देखिए एग्जैक्टली आ गया। अगर ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आता तो हम इसका फ्रैक्शनल पार्ट लेते हैं, यानी कि इंटीगर पार्ट इसका लेते। ठीक है, तो डायरेक्टली जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो बहुत बेसिक सी मेथड है। आपने करना क्या है, आपने सिंपली सबसे पहले ये देखना है कि इस सीरीज का जो 60th टर्म है वो क्या रहा होगा, इस सीरीज का 50th टर्म है वो क्या रहा होगा, और हमने यहाँ से जो कॉमन टर्म्स है उसको निकाल के एक सीरीज बना दी। ठीक है, मतलब कि 5 कॉमन है, 11 कॉमन है, 17 कॉमन है, और ज्यादा से ज्यादा आपका क्या होगा 101 हो सकता है कॉमन हो जाए। हो सकता है कि इसमें जो ये टर्म है वो आपका कॉमन हो या ना हो, तो हो सकता है कि 101वां टर्म कॉमन हो, ये जो लास्ट वाला टर्म है, और या फिर इससे लेस के टर्म कॉमन हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको माना कि भैया ऑलरेडी ये कॉमन है तो इसके अकॉर्डिंग मैं निकालता हूँ, तो यहाँ पर से n की वैल्यू क्या आती है 17 आती है। तो मतलब बेसिकली n की वैल्यू 17 या फिर 17 से लेस हो सकती है। ठीक है, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितने यहाँ पर कॉमन हो सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 17 हो जाएंगे, दैट्स इट। तो ये बहुत बेसिक सी मेथड है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, समझ में आ गया होगा कि कितने नंबर ऑफ जो टर्म है वो आपके कॉमन होंगे। तो एक तो ये बेसिक सी मेथड है। ठीक है, अब दूसरी जो मेथड है जो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और काफी काम भी आती है, उसको थोड़ा सा देखते हैं, जो कि मैंने अमूमन अपनी क्लासेस में आपको बताई भी है दोस्तों, और ये मैंने आपको क्वेश्चंस करवाया भी था, मैंने बताया भी था कि आपका इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो 2, 5, 8, 11 से लेके यहाँ पर आपके 60 टर्म है, और यहाँ पर है 3, 5, 7 से लेके 58 टर्म। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों इसके m टर्म्स, ओके इसके n टर्म्स के बराबर है, यानी बेसिकली हम कहूंगा कि इसका जो mth टर्म है वो nth टर्म के बराबर है। m कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस सीरीज का जो mth टर्म है वो इसके nth टर्म के बराबर है। ठीक है, अब m विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू क्या हो सकता है 60। ऑब्वियसली बात है कि इसमें जो टर्म्स होंगे वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 60 हो सकते हैं या 60 से कम होंगे, और n कितना हो सकता है इसमें लेस देन इक्वल टू 50। मतलब आप समझ लीजिए कि इसमें m टर्म्स हैं जो कि इसके n टर्म्स के बराबर हैं। बेसिकली हम कहेंगे कि इसका जो m टर्म है वो n टर्म के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर से m है अप टू 60 टर्म और n है अप टू 50 टर्म, मतलब 50 टर्म तक हो सकता है, उससे लेस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से am का मतलब क्या हो जाएगा, इसका mth टर्म यानी कि a2 प्लस ये हो जाएगा m माइनस वन इंटू डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस है दोस्तों 3 का, और यहाँ से n की जो वैल्यू है an की वैल्यू है हो जाएगी 3 प्लस n माइनस वन इंटू इनके बीच का कॉमन डिफरेंस दैट इज 2। ठीक है, इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ से इतना आ जाता है, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3m माइनस थ्री, ओके बराबर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो दोस्तों यहाँ आपका कितना आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1 प्लस दिस विल बी 2n माइनस 2। ठीक है, एंड इधर से दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 2n, ये तो हो जाएगा माइनस वन, इस 3 को इधर ले आइए, हो जाएगा 3m माइनस थ्री, तो 3m बराबर हो जाएगा 2n, ये इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा +2। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ से रेशियो की फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है,
3m बराबर हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, दैट विल बी n प्लस 1, तो ये हो जाएगा m/2 बराबर n प्लस 1 अपॉन 3। ठीक है, नाउ यहां से गेम होता है स्टार्ट। हमें पता है कि m की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 60, सो m शुड बी लेस देन इक्वल टू 60। ओके, एंड नाउ यहां से अगर मैं इस वाले टर्म को अगर मैं मान लूं कि भाई ये कुछ लैम्डा के बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि m/2 m बराबर हो गया 2 लैम्डा, और यहाँ से जो n प्लस 1 अपॉन 3 है, इट शुड बी इक्वल्स टू लैम्डा, यानी कि n बराबर हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 1। ठीक है, सो वी नो दैट कि m की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 60 है, यानी कि 2 लैम्डा शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 60, तो लैम्डा शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 30, एंड यहाँ से 3 लैम्डा माइनस 1, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है दोस्तों, लेस देन इक्वल्स टू 50। ओके, सो लैम्डा शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 51/3, और 17 तिया कितना होता है, 51 होता है। ठीक है, तो अगर आप अगर देखें तो लैम्डा लेस देन इक्वल्स टू 30 है, लैम्डा लेस देन इक्वल्स टू 17 है, तो दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लैम्डा लेस देन इक्वल्स टू 17, सो देयर विल बी 17 टर्म्स कॉमन। ठीक है, अभी थोड़ा सा एक एडवांस मेथड है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन टर्म्स है उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, समझो फिर से। हमने ये माना कि देखिए होगा क्या है कि आप इतना तो पता लग रहा है कि भाई देखो, जैसे ये क्या है, ये है 2, ये इसका सेकंड टर्म, इसका भी सेकंड टर्म है, ठीक हो गया। ये है 7, इसके बाद क्या आएगा, 9 आएगा, फिर 11 आएगा। ठीक है, ये इसका थर्ड टर्म है, ये इसका फोर्थ टर्म है, 1 2 3 4, लेकिन ये क्या है, फोर्थ फिफ्थ टर्म। तो कहने का मतलब है कि इसका mth टर्म इसके nth टर्म के बराबर है। ठीक है, अब mth टर्म nth टर्म के बराबर है, तो हमें देखना है कि ऐसे कितने टर्म्स बराबर है। तो हमें पता है कि m शुड बी रिस्ट्रिक्टेड अप टू 60 टर्म एंड n शुड बी रिस्ट्रिक्टेड अप टू 50 टर्म्स। ऐसे कितने टर्म्स होंगे जो कि कॉमन होंगे। अब जैसे हमें पता है कि भाई दूसरा टर्म कॉमन है, फिर यहाँ पर तीसरा और सॉरी चौथा और पांचवा टर्म कॉमन है, फिर ऐसे आगे भी और टर्म्स कॉमन आएंगे। तो हमने कहा कि भाई जनरल में हमने कहा कि जो mth टर्म है वो nth टर्म के बराबर है, और हमें रिस्ट्रिक्शन पता है कि m की वैल्यू क्या हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 60 हो सकती है, और n की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 50 हो सकती है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक रेशियो निकाला, और हमने कहा कि लेट दे आर इक्वल टू लैम्डा। सो ये लैम्डा क्या है, बेसिकली m बराबर 2 लैम्डा और n प्लस 1 बराबर 3 लैम्डा। बेसिकली ये क्या दिखाता है कि इनके बीच में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, और यहां से मैंने क्या किया कि इस जो इनइक्वालिटी उसका फायदा उठाया। ठीक है, m की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 60 है, और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 50। तो यहाँ से मैंने इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके ये दो वैल्यू निकाली कि वाली वाली, और दोनों का जो कंबाइंड सॉल्यूशन आएगा, वी नो दैट कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टर्म क्या होंगे, वो आपके 17 हो सकते हैं। ठीक है, सो 17 इज द राइट आंसर। ओके, तो ये मेथड आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और ये अच्छी मेथड है। अभी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जो अभी इससे पहले वाली हमने मेथड पढ़ी उसमें तो जैसे लास्ट टाइम हमने 101 को माना, प्रिडिक्ट किया, तो वो हो सकता है कि कभी ना आए, पर परफेक्टली ना आए। तो फिर इस केस में ये मेथड ज्यादा आपकी कारगर हो सकती है। इस पर बेस हमने आपको और भी क्वेश्चंस करवाए हैं, तो इसको ट्राई करिएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी राइट। चलिए, तो ये आपका पहले प्रवक्ता परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, और कैसे आपने इसको करना है ये आपको समझ में आ गया होगा, कैसे कैसे इसको किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एबीसी एपी में है, यानी कि दे आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और एक्स वाई जेड आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। इसके बाद आपको बताना है कि x की पावर b माइनस सी, वाई की पावर c माइनस ए, जेड की पावर a माइनस बी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो कैसे करेंगे दोस्तों इसको। अब आप जिसको जानते हैं, इस तरह के प्रश्न बहुत बार आते हैं और बहुत आसान से प्रश्न होते हैं ये। तो इसमें करना क्या होता है दोस्तों, सिंपल सी बात है, आपको ये दिया हुआ कि भाई ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए बी सी ए पी में है तो इसका मतलब जो बी होगा वो ए और सी का अर्थमेटिक मीन होगा। ठीक है, और एक्स वाई जेड इन जी पी, इसका मतलब है कि वाई का स्क्वायर एक्स इंटू जेड के बराबर होगा। आपने ये दोनों रिलेशन का यूज करना है। ठीक है,
यहाँ से एक चीज तो पता लगेगी कि जो y है वो एक्चुअली क्या है, एक्स जेड की पावर 1/2 के बराबर है। तो एक काम कर सकते हैं, इसमें हम इसको पुटअप कर सकते हैं, हमें वैल्यू निकालनी है इस पूरे पार्ट की। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं b माइनस सी, वाई की जगह पे हम कितना लिख देंगे, एक्स जेड की पावर 1/2 और z a माइनस बी, हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, एक्स बी माइनस सी, ये हो जाएगा x की पावर में 1/2, यहाँ पर हो जाएगा z की पावर में 1/2 z a माइनस बी। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँ, यहाँ से अगर आप इसको ऐड करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक टर्म और भी है, इसकी पावर में है c माइनस ए, तो इसकी पावर में कितना हो गया, c माइनस ए, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, c माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अब ले जाइए इसको, तो हो जाएगा भैया b माइनस सी प्लस 1/2 c माइनस ए, और z में हो जाएगा 1/2 c माइनस ए प्लस a माइनस बी। ठीक है, तो x यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों कि 1/2 है और 1/a है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा b माइनस में माइनस सी प्लस c/2, तो ये हो जाता है -c/2 और -a/2 ये। और z की बात करें तो यहाँ से ये हो जाएगा c/2 और -a/2 प्लस a, यानी कि प्लस a/2 माइनस b। ठीक है, तो अब अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो x ये हो जाएगा 2b माइनस सी प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, देगा z c प्लस ए -2b/2। ओके, नाउ वी नो दैट कि यहाँ से जो 2b है वो होगा a प्लस सी के बराबर। तो इसका मतलब 2b a प्लस सी के बराबर है, 2b a प्लस सी के बराबर है, इसका मतलब है कि ये x की पावर 0 इंटू जेड की पावर 0 है, दैट इज 1। सो बी ऑप्शन इज राइट। मोस्टली इसका आंसर 1 ही आता है ज़्यादातर, वो आप क्वेश्चंस जब आप करेंगे तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि इस तरह के प्रश्न को कैसे करना रहेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें ज़्यादातर आपको थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है उससे ज़्यादा थोड़ा कैलकुलेशन पर ही वर्क करना होता है। सीधे सीधे से क्वेश्चंस होते हैं, बस कैलकुलेशन पर ही नज़र रहती है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपके पास दो सीक्वेंस है एक्स एन वाई एन, डिफाइन क्या है, एक्स एन बराबर है लॉग ई बेस 5n प्लस 1 3n-1, और यहाँ पर वाई एन है लॉग ई बेस 5 की पावर n की पावर n है। तो आपको बताना है कि क्या है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये क्या है, एपी में है, जीपी में है, इन सीक्वेंस को आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप इस सीक्वेंस को देखिए, जैसे ये एक्स एन ये बराबर है लॉग ई बेस 5n+1 अपॉन में 3n-1। तो देखिए जब भी दोस्तों आप इतना समझ लेना कि अगर लॉग आ गया बाहर से, ठीक है, तो हमेशा एपी में होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है भाई लॉग का अगर आप प्रोडिक्ट करेंगे, जैसे कि मैं कहता हूँ लॉग ए इंटू लॉग बी, तो वो कुछ रिजल्ट नहीं होता है। ठीक है, लॉग ए प्लस लॉग बी आपका जरूर रिजल्ट होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मामला प्लस में ही बढ़ेगा, मामला क्या होगा, प्लस में बढ़ेगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि लॉग अगर खाली सिंगल लॉग है, लॉग की पावर में कुछ नहीं है, तो हमेशा क्या होगा, वो एपी में होगा। और यहाँ पर लॉग की क्योंकि पावर आ गई तो ये किस में बन जाएगा, जीपी में बन जाएगा। अभी चलिए इसको प्रूफ भी कर देते हैं, ये मैं देख के मैंने आपको बता दिया। तो देखिए सबसे पहले एपी में प्रूफ करने के लिए क्या होना चाहिए, एपी में हमेशा ध्यान रखना है कि एक्स की पावर n+1 माइनस एक्स एन है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट यानी कांस्टेंट इन द सेंस इंडिपेंडेंट ऑफ n होना चाहिए, उसमें n नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप एक्स एन की बात करें तो गिवन है एक्स एन प्लस 1 कितना हो जाएगा लॉग ई बेस 5 की पावर n+2 बट्टे 3 की पावर में
n प्लस 1, सो ये जाएगा 3n। ठीक है, अब अगर आप xn प्लस 1 माइनस xn करेंगे तो जाएगा log 5n प्लस 2 अपॉन 3n माइनस log 5n प्लस 1 बट्टे 3n माइनस 1। log a माइनस log b क्या होता है दोस्तों? ये होता है log a अपॉन b, यानी कि 5n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3n, यहाँ उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3n माइनस 1 अपॉन 5n प्लस 1। ठीक है, अब देखिए 3n से ये 3n कट जाएगा, 5n से 5n कट जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास बच जाएगा log e बेस, देखिए 5 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर -1 अपॉन में, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 भी बचेगा एक, तो देखिए 5 से 5 कट गया, तो बेसिकली ये आ जाएगा log e बेस 5/3 विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम n, और ये आपका क्या है? कांस्टेंट है जो कि d है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब ये मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि आगे जाके कॉमन डिफरेंस निकालना भी सीखोगे और इसी तरह से निकालोगे। ठीक है, जैसे मैंने निकाला। ठीक, तो हमेशा जब भी कोई सीरीज एपी में होती है तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म है, उनका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है और वो n पर डिपेंड नहीं करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो आ गया log 5/3, यानी कि जो सीरीज है उसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो log 5/3 है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो क्लियर हो गया कि ये जो सीरीज है आप इसको इस तरह से समझ जाएंगे। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जैसे पहला टर्म निकालेंगे फिर दूसरा टर्म निकालेंगे। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा? ये होगा। जैसे मान लेते हैं मैं इसमें x1 से स्टार्ट करूंगा तो जाएगा log e बेस, आप देख सकते हैं 5 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 0। ठीक है, x2 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा log e बेस 5 की पावर 3 अपॉन में यहाँ पर हो जाता है 3। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, या बेसिकली अगर आप इसमें log 5/3 ऐड करेंगे, देखिए 5 अपॉन, ये तो 5 ही हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस log 5/3 इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा log a इंटू log b, यानी कि 5 का क्यूब अपॉन 3, तो यही आ जाएगा। देखिए, तो कहने का मतलब है जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? log 5/3 है। ठीक, हम किसी एपी को कैसे दिखाते हैं? ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसे करके दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी n लॉग के अंदर आ रहा है तो वो हमेशा एपी में होता है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर ये जो n है वो लॉग के बाहर हो जाए तो हमेशा क्या होगा? जीपी में होगा। हमेशा क्या होगा? जीपी में होगा। ठीक, तो देखो जैसे कि यहां पर है ये टर्म, अब क्या है? अब अंदर है कांस्टेंट और बाहर है n, अंदर है कांस्टेंट और बाहर है n, तो ये क्या है? ये है आपका जीपी। अब जीपी को पता लगाने के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म है, उनका रेशियो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। उनका रेशियो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, जिसको हम कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो कैन वी प्रूव इट? ऑफ कोर्स वी कैन प्रूव इट। yn प्लस 1 बट्टे yn ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा log e बेस 5/3 की पावर हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइड में log e बेस 5/3 की पावर n, ये अगर कैंसिल आ गया तो इसका मतलब हो गया log e बेस 5/3, यानी कि इस केस में जो कॉमन रेशियो है वो है log e बेस 5/3, वहां कॉमन डिफरेंस था ये। ठीक, तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो ये आपकी क्या है? ऑफ कोर्स एक जीपी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पहला वाला जो टर्म है वो आपका एपी में होगा और जो सेकंड टर्म है वो आपका क्या होगा? जीपी में होगा, यानी कि सेकंड सीक्वेंस इज इन जीपी एंड फर्स्ट सीक्वेंस इज इन एपी। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरह का क्वेश्चन आपके कई सारे एग्जाम में आते हैं, ये भी आपका उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है।
अगेन देखो, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी इज s, यानी कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसके n टर्म का सम s है, प्रोडक्ट p है, एंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म इज r, देन p स्क्वायर आपको निकालना है। तो आपके पास क्या है दोस्तों, एक जीपी है, उसके n टर्म का सम s है। देखिए जब भी जीपी होती कैसे बनती है, ऐसे बनती है, फर्स्ट टर्म a है, अगला होगा ए आर, अगला होगा ए आर स्क्वायर से लेकर ए आर एन माइनस वन। जब भी ध्यान रखना है कि जब भी जीपी बनाओगे ऐसे बनाओगे, ठीक है। अगर आप इसके पहले एन टर्म का जो सम है, इनके एन टर्म का जो सम है वो आपको गिवन है, वो गिवन है एस, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना है कि किसी जीपी है उसके पहले एन टर्म का जो सम होता है वो होता है ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन बट्टे वन माइनस आर। तो ये हो जाएगा, ये आपको एस गिवन है, ठीक है, ये यहां से आपने निकाल लिया। इसके बाद आपको कह रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो पी है, प्रोडक्ट यानी कि ए इंटू ए आर, इन सबका प्रोडक्ट कर देना है, इंटू ये हो जाएगा ए आर एन माइनस वन दैट इज इक्वल टू पी। सो जब इसको प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए ए को कितने टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एन टाइम, तो ये तो एन आ जाएगा। आर की पावर देखें तो ये हो जा रहा है वन प्लस टू से लेके एन माइनस वन। देखिए यहाँ पर आर होगा, फिर यहाँ पर ए आर स्क्वायर होगा, तो आर की पावर ऐड हो जाएंगी, बराबर हो जाएगा पी, ठीक है। सो यहाँ से ए एन, नौ आर की पावर में वन प्लस टू से लेके एन माइनस वन तक का सम है, ठीक है। तो ये समेशन एन माइनस वन हुआ, ठीक है, तो जिसकी वैल्यू होती है एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, तो ये वैल्यू है पी की, एन, ठीक है। ये तो ये तो आ गया प्रोडक्ट। इसके बाद कह रहा है द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टर्म आर इज, मतलब कि अब इनका रेसिप्रोकल ले लो, उसका अगर आप सम ले लो, एंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टर्म, तो पहला आप इसका रेसिप्रोकल लो, यानी कि वन अपॉन ए, वन अपॉन ए आर, वन अपॉन ए आर स्क्वायर से लेके वन अपॉन ए आर एन माइनस वन, इसकी जो वैल्यू है वो आपको आर गिवन है। देन आपने बताना है कि पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए अब इसको निकालते हैं यहाँ से। देखिए अगर आप देखें तो हमें निकालना है पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर अल्टीमेटली क्या होगा, वैसे देखा जाए तो पी स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो ये हुआ ए की पावर टू एन इंटू आर की पावर एन इंटू एन माइनस वन हुआ वैसे, ठीक है। अगर आप इसका पावर टू करेंगे तो हमें देखना है कि ये वैल्यू कैसे आएगी, कायदे से ये वैल्यू हमें निकालनी रहेगी, ये कैसे आएगी हमें चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको चेक करेंगे। देखिए एस भी हमें मिल गया और आर भी हमें मिलना है, और इतना हमें इतना पता लग गया है कि हमें क्या करना है, दोनों का क्या लेना है, कोशेंट लेना है। ये हमें साफ साफ हिंट पता लग रही है क्वेश्चन से, ठीक है। तो दोनों का कोशेंट लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से वन अपॉन ए कॉमन ले लेते हैं, और आपने क्या करना है, इन सब का सम निकालना है। तो देखिए अब जो पहला टर्म है दोस्तों वो वन अपॉन ए है, और जो आरथ टर्म मतलब कॉमन रेशियो है वो वन अपॉन आर है और कुछ नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका सम कितना हो जाएगा, वन अपॉन ए, वन माइनस वन अपॉन आर की पावर एन डिवाइड में वन माइनस वन अपॉन आर। बस गणित यही हो गया कि पहला टर्म अब वन अपॉन ए है और कॉमन रेशियो वन अपॉन आर है, तो स्टिल जीपी ना, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू आर। अब यहाँ से इसको थोड़ा प्रॉपरली हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा वन अपॉन ए, ठीक है, आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर की पावर एन डिवाइड में आर माइनस वन बट्टे आर बराबर है आर, ठीक है। और यहाँ से ये हो जाएगा आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में ठीक है आर माइनस वन वन अपॉन आर माइनस वन, वन अपॉन आर, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ए तो वन अपॉन में ही रहेगा, वन अपॉन ए रहेगा, ठीक है। और नीचे आपका ये आर, ये हो जाएगा वन अपॉन में आर एन माइनस वन। सो ये एस हो गया, मतलब कि आर हो गया, इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एस अपॉन आर निकाल लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं।
एस अपॉन आर जब मैं निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए ये मिल जाएगा ए 1 - r⁻n बट्टे 1 - r। और जब मैं इसका डिवाइड कर रहा हूँ तो उल्टा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जो नीचे वाले टर्म है वो ऊपर पहुंच जाएंगे a r n - 1, ठीक है। और जो ये टर्म है ये उल्टे हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा r n - 1 और ये टर्म ऊपर चला जाएगा यानी कि r-1, ठीक है। ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस कॉमन लेके फिर प्लस ही हो जाना है, ठीक है। तो क्या बच जाएगा a² r n - 1 यानी कि s अपॉन r, ठीक है। अब यहाँ से आप ध्यान से देखते हैं तो ये बेसिकली क्या है, ए स्क्वायर, ये देखा जाए तो क्या है, ये है a² r⁻n - 1 की पावर n है ये, ठीक है। ये इसकी पावर n है। तो बेसिकली देखा जाए तो जो p² है वो इतना टर्म क्या है दोस्तों, वो है s अपॉन r, तो यानी कि s अपॉन r की पावर n है। ये हमारा आंसर है, ठीक। ओके, तो ये आपने इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है, ठीक। तो यहां पर आपने तीनों कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं, ठीक। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। क्या कह रहे हो भाई? सम ऑफ एन टर्म कितना होता है भाई, 1+2 से लेकर एन टर्म है ना, तो उसका सम कितना होता है बताओ, क्या होता है बताओ। ये होता है ना n × n+1/2, है ना। तो भाई दिमाग लगाओ, अगर लास्ट में n-1 होगा तो क्या हो जाएगा, n को रिप्लेस कर दोगे n-1 से, यहाँ पर आ जाएगा n-1, यहाँ पर n-1 आएगा तो क्या बचेगा, n बचेगा। तो कितना आया, n × n-1/2 नहीं आया, ठीक है। ठीक, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि a⁻2 r(n-1), तो इस तरह से आपने करना, आपको हिंट पता लग जाएगी क्वेश्चन में किस तरह से करनी होगी, ठीक है। सो इस तरह से देखा जाए तो राइट ऑप्शन दोस्तों कितना हो जाएगा, s अपॉन r की पावर n इज द राइट आंसर, सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, बी ऑप्शन इज राइट, ठीक। ठीक है भाई, तो ऐसे आपने इसको बनाना रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द सीरीज। आपने क्या करना है दोस्तों, इस सीरीज का सम निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे दोस्तों वैसे बाइनोमियल से आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको ध्यान रखेंगे, हम बाइनोमियल वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं करवा रहे हैं, सीक्वेंसेस सीरीज पढ़ा रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ा रहे हैं। बट ये आपका यूके लेक्चर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे है, देखिए सबसे पहले तो बाइनोमियल सीरीज अगर आपको याद हो तो दोस्तों क्या आती है भाई, 1+x की पावर n है। तो ये होती थी, देखिए क्या होती थी, 1+nx प्लस n × n-1/2 प्लस n × n-1 n-2/3 ठीक है। इस तरह से चलती है, ये आपकी बाइनोमियल सीरीज होती है, ठीक है। जहां पर n अगर मैं देखूं तो इट इज फॉर एनी एक्सपोनेंट, मैं यहाँ पर इंटीजर नहीं ले रहा हूँ, कुछ भी ले रहा हूँ, n कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। मैं उसके लिए फॉर्मूला, अगर ये मान लेते हैं इंटीजर होता है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर, तो फिर हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x², ठीक है। मैं ले रहा हूँ फॉर एनी इंडेक्स, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। ओके, तो अगर मैं इसी फॉर्मूला में, जैसे मान लेते हैं अगर मैं यहाँ पर 1+x की पावर -n कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1-nx, ठीक है, प्लस, अब देखिए क्योंकि n पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर हमने सिंपली करना है कि इसी फॉर्मूला में n को -n से रिप्लेस कर देना है, तो देखिए हो जाएगा -n
ठीक है, और ये हो जाएगा -n-1/2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा, -n मतलब सिंपली जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में n को रिप्लेस कर दो -n से, -2/3 ओके, एंड सो ऑन इस तरह से चलता रहेगा। तो ये हो जाएगा 1 - nx, और यहाँ पर देखेंगे तो माइनस माइनस तो जाएगा n × n+1/2 ठीक है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा n × n+1 n+2/3 ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो अगर आप इस फॉर्मूला को देखें तो ये 1 - 1/2 इंटू 1/2 है। ठीक है, फिर देखो प्लस आ रहा है, प्लस, अब देखा जाए तो अगला है 1/2 इंटू 1/2 +1 करेंगे तो कितना आएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, 3/2, हालांकि 3/4 लिख रखा है तो बाई 2 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस आएगा, फिर आएगा 1/2, फिर 1/2 +1 कितना होता है, 3/2, फिर 3/2 +1 या बेसिकली 1/2 +2 तो कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, और डिवाइड में कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 और 2 यहाँ पर लिया हुआ ना, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 1/2 का क्यूब। तो क्लियर है दोस्तों कि ये फॉर्मूला है, ये यहाँ पर x क्या रहा होगा दोस्तों, वो रहा होगा 1/2, और ये जो -n है वो भी कितना रहा होगा, 1/2 रहा होगा। समझ रहे हो, मतलब इस तरह से रहा होगा, आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये इस तरह का है। ठीक, तो अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 1/2 दैट इज 3/2 की पावर हो गया -1/2, और इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा √2/3। सो √2/3 इज द राइट आंसर, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ठीक है, अब इसके लिए थोड़ा आप जब बाइनोमियल पढ़ेंगे क्या पढ़ा दिया हमने, जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर इसको करेंगे, बीच में आगे क्वेश्चन है। अब चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये सीक्वेंशियल सीरीज का डालना तो सीरीज समझ के शायद डाल दिया होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसको समझना है। और ये लेकिन आपका पूर्व परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, ये भी दोस्तों आपका लेक्चरर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो समझ में आया कैसे कैसे करना है आपको, बाइनोमियल जो थ्योरम है उसमें जो फॉर्मूलाज है उसको थोड़ा सा समझना है अच्छे से। ठीक है, तो उससे रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, again a very very important question and you can solve it at any time। देखिए क्या कह रहा है, अगर Sn यानी कि सम ऑफ n टर्म्स, फर्स्ट टर्म अगर वो AP में है तो देन कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, देखिए हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम AP की बात करते हैं और उसके जो सम की दोस्तों हम बात करते हैं, तो वो हमेशा जो सम होता है वो इस तरह की फॉर्म में आता है। क्या आता है, an² प्लस bn की फॉर्म में आता है, वो मतलब इस तरह की फॉर्म में आता है। ठीक है, तो उस केस में जो n² है, ध्यान रखना है कि दोस्तों जो n² है उसके कोफिशिएंट का सीधे सीधे अगर आप ट्वाइस कर दो, वही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ये फॉर्मूला है, मतलब कहने का मतलब है कि हमेशा दोस्तों जब भी आप एक AP की बात करेंगे, अगर आप AP की बात करेंगे तो उसके जो सम होगा वो हमेशा इस तरह की फॉर्म में होगा, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा n² की। ठीक है, ध्यान रखेंगे हमेशा। और उसका जो, अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो n² के कोफिशिएंट है उसका ट्वाइस कर दो। तो यहां पर सब देखो, ये है NB प्लस हाफ, मल्टीप्लाई दोस्तों कर दो n -n इंटू सी, तो ये हो जाएगा हाफ, यहाँ पर c आ जाएगा, ये हो जाएगा n² माइनस में n/2c प्लस NB, तो ये हो गया भैया c/2 n² प्लस, यहाँ पर से n कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा b माइनस c/2। तो क्लियरली दोस्तों क्या है, इस तरह की फॉर्म में है, n² प्लस bn की फॉर्म में है।
तो मैंने क्या बोला कि आपको जो n स्क्वायर है उसका जो कोफिशिएंट है उसका आप ट्वाइस कर दो, तो आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है सीधे सीधे कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट। ये एक टेक्निक है, और ये टेक्निक हमने आपको अपनी क्लास में बहुत अच्छे से बताई थी। ठीक है, तो ये टेक्निक को हमेशा याद रखना कि जब भी एपी की बात करेंगे तो एपी का जो सम होता है वो हमेशा इस तरह की फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो पहले तो आप इस चीज को याद रख लो। ठीक है, और अगर आपसे, आपको अगर nth टर्म दिया हुआ है, मान लेते कभी कभार क्या होता है कि nth टर्म दिया होता है, तो जो nth टर्म होगा वो हमेशा क्या होगा, an प्लस बी की फॉर्म में होगा। किसी भी एपी का nth टर्म हमेशा इस तरह की फॉर्म में होगा। कैसी फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में। अगर सम की बात करेंगे तो हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, और उसका जो nth टर्म होगा वो हमेशा लीनियर फॉर्म में होगा। इसको हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो अब अगर इसका कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हम सिंपली क्या करते हैं, टी एन प्लस वन माइनस टी एन करते हैं। यानी कि आपको अगर एन टर्म गया हो तो दो टर्म्स का डिफरेंस निकालो तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या होता है, एन का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर मैं आपको प्रूव भी कर लेता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, ए एन प्लस वन प्लस बी, ये हो गया टी एन प्लस वन, और माइनस हो जाएगा ए एन प्लस बी, यानी कि हो गया ए एन प्लस ए प्लस बी माइनस ए एन माइनस बी, ये कट गए तो कितना आ गया, ए आ गया। सो दैट इज द कॉमन डिफरेंस। तो कभी आपको मान लेते क्वेश्चन आ गया, आपसे कह रखा है कि भैया मान लेते हैं कि एक टी एन nth टर्म आपको दे रखा है, और आपसे कह रखा है कि भाई मान लेते हैं nth टर्म है 3n प्लस टू मान लेते हैं, और आपसे कहता है कि भैया इसका कॉमन डिफरेंस निकालो, इस एपी जिसका nth टर्म ये है और उसका कॉमन डिफरेंस निकालो। आप सीधे बोलोगे उसका कॉमन डिफरेंस है 3। ठीक है, वहीं दूसरी ओर अगर आपको मान लेते हैं क्वेश्चन आता है कि भैया एक एपी है, उसके फर्स्ट एन टर्म का जो सम है वो है 6n स्क्वायर प्लस 7n, मान लेते हैं कुछ ऐसा आता है, और आपसे बोलता है भाई कॉमन डिफरेंस निकालो। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर के कोफिशिएंट का ट्वाइस यानी कि 12। अब ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हम बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका, देखिए कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें, तो हम ये कर सकते हैं कि भैया इनमें से जो कोई भी दो टर्म है, जैसे कि पहले मान लेते हैं मैं S1 निकाल लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं मैंने क्या किया, S1 निकाला, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स। ओके, पहले टर्म, तो पहला टर्म ही हुआ, तो वन रख देंगे यहाँ पर, हो जाएगा बी प्लस, ये हो जाएगा 1/2 एन माइनस, ये 1 से 1 जीरो हो जाएगा, तो पहला टर्म इसका बी है। तो दिस इज द फर्स्ट टर्म, तो यानी कि पहले टर्म का सम, तो पहले टर्म का सम एक्चुअली क्या हुआ, पहला टर्म हुआ। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो S2 निकाल लो। S2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी प्लस 1/2, ये हो जाएगा 2 इंटू टू माइनस वन दैट इज 1 इंटू सी, तो हो जाएगा 2b प्लस सी। ठीक है, ये हो गया S2, यानी कि पहले। तो हुआ क्या, देखिए ये टर्म है T1, टर्म T1 प्लस T2, पहला टर्म हुआ S1 और पहले दो टर्म का हुआ S2, ये। ठीक है, आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो अब यहां से आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, अगर आप सेकंड टर्म निकालना चाहें तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, S2 माइनस S1 करना पड़ेगा, तो उससे क्या मिल जाएगा आपको, सेकंड टर्म T2। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल दूं तो मुझे मिल जाएगा S2 माइनस S1, यानी कि सेकंड टर्म, तो हो जाएगा 2b प्लस सी माइनस बी, यानी कि सेकंड टर्म कितना हो गया, b प्लस सी हो गया, तो दैट इज T2। तो पहला टर्म है T1 और दूसरा टर्म है T2। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि T2 माइनस T1। तो T2 कितना है, वो है B प्लस सी, और T1 कितना है, वो है B। ये कट गया, कितना आ गया, C आ गया। तो एक टेक्निक ये है। अब ये जो टेक्निक है थोड़ा कंपेरेटिवली लार्ज है, आप देख सकते हैं कि भैया थोड़ा लंबी पड़ रही है ना। तो ऐसी टेक्निक को अपनाने से बढ़िया हम क्या करेंगे, हम सिंपली, जो मैंने आपको तरीका बताया कि आपको पता होना चाहिए किसी एपी का जो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म है उसका एन टर्म कैसा होता है,
मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का फॉर्म क्या होती है, और ऐसी किसी एपी के nth टर्म की फॉर्म क्या होती है। एक क्वाड्रेटिक होती है, एक लीनियर होती है, बस उसका जो कोफिशिएंट है एन स्क्वायर का कोफिशिएंट उसका ट्वाइस, और अगर मान लेते हैं खाली nth टर्म है तो उसके कोफिशिएंट एन का कोफिशिएंट, ठीक है, वो आपका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। बहुत बढ़िया टेक्निक है, इसका यूज करो। ठीक, सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? अगला क्वेश्चन कहता है कि इन अ जीपी जो कि पॉजिटिव टर्म को कंसिस्ट करती है, each term is equals to the sum of the next two terms, then the common ratio of this progression equals। आपको बताना है कि कॉमन रेशियो कितना होगा। भाई एक जीपी है जिसमें सारे के सारे आपके पॉजिटिव टर्म्स हैं, ठीक है, इस तरह से रही होगी, और ये कह रहा है कि ईच टर्म, हर टर्म अपने जो नेक्स्ट दो टर्म है उनके सम के बराबर है। तो लेट जैसे ए बराबर होगा ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ये आपको गिवन है। मतलब कि ईच टर्म इक्वल टू सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म्स, हर टर्म अगले दो टर्म के सम के बराबर है। तो ठीक हो गया भैया, ए से ए काट दो, यानी कि आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन बराबर जीरो। तो यहां से आप निकालेंगे आर की वैल्यू, आपको आर ही तो निकालना है। तो कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू, यानी कि आर बराबर हो जाएगा माइनस वन प्लस माइनस, ये हो जाएगा रूट फाइव डिवाइडेड बाई टू। अब ये कह रहा है कि आर कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि साफ साफ है कि पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है, तो आर तो नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आर को पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब है इसमें पॉजिटिव वाला जो वैल्यू वो लेंगे, रूट फाइव माइनस वन अपॉन टू। सो दिस शुड बी द राइट आंसर, सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन एपी एस एन किसको डिनोट करता है, पहले एन टर्म का सम, एस टू एन बराबर है थ्री एस एन, एस थ्री एन बटे एस एन कितना होगा, चलिए इसको निकालिए, बहुत आसान सा प्रश्न है। आपको दिया हुआ है कि एस टू एन है, इसकी वैल्यू थ्री एस एन के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहले टू एन टर्म का जो सम है वो पहले एन टर्म के सम का तीन गुना है, ये आपको दिया हुआ है। अब जो मान लेते हैं एपी वो इस तरह से रहा होगा, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, इस तरह से रही होगी एपी, ठीक है। अब आप जानते हैं कि भैया सम कैसे निकाला आता है, एस एन की बात करूं तो यह होता है फॉर्मूला एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दैट इज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता है तो फिर क्वेश्चन भी होते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब चलो निकालो इसको। देखिए यहां पर एन की जगह पे है टू एन, तो ये हो जाएगा टू एन बाई टू, पहला टर्म तो सेम है टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एन माइनस वन की जगह पे हो जाएगा टू एन माइनस वन इंटू डी, थ्री, यहाँ पर एस एन यानी कि एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, भाई यही तो होगा। यहां से आप इसको सॉल्व करिए और एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा यहाँ से टू ए प्लस टू एन माइनस वन इंटू डी बराबर हो जाएगा थ्री बाई टू, ये हो जाएगा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको मल्टीप्लाई में जाओ तो हो जाएगा फोर ए प्लस दिस विल बी फोर एन माइनस टू डी बराबर
यहाँ पर से हो जाएगा 6a प्लस 3n माइनस 3 × d, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से आप इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2a बराबर, इसको इधर ही ले आओ, 4n माइनस 2 माइनस 3n प्लस 3 इंटू डी। मैंने क्या किया, इस डी वाले पार्ट को इधर लेके सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2a बराबर 4n में से 3n गया यानी कि n, और 3 में से 2 गया यानी कि 1, तो ये हो जाता है n प्लस 1d। ये बड़ा अच्छा हमारे पास एक रिलेशन आ गया, इसका मैं यूज करूंगा। अब मुझे निकालना है S3n अपॉन Sn। चलिए ऊपर यूज करते हैं। देखिए ये यूज हो गया। अब मुझे निकालना है S3n बट्टे Sn। S डिवाइडेड बाय Sn, S3n यानी कि अगेन 3n बाई 2, 2a प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 3n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि 3n टर्म्स है, डिवाइड में ये हो जाएगा n बाई 2, दिस विल बी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये काट देंगे, ठीक, एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6a प्लस, यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाता है 3 3 9 n माइनस 3 इंटू डी, और नीचे देखेंगे तो ये आ जाता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ से जो 2a है उसकी वैल्यू है n प्लस 1d, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। और अब 6a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3 इंटू n प्लस 1d। भाई बात देखिए, तो यहाँ पर से वैल्यू रख दो, 6a की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू n प्लस 1d प्लस 9n माइनस 3d, डिवाइड में 2a की वैल्यू है n प्लस 1 इंटू डी प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से ये d d d d सब कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 3n प्लस 3 प्लस 9n माइनस 3, डिवाइड में 1 से 1 कट गया, ये आ गया 2n, और यहाँ पर से 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 9 3 12n डिवाइडेड बाय 2n, सो दिस विल बी 6:1। ओके, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 6:1, सो बी ऑप्शन विल बी राइट। तो टोटल इसमें क्या है, कैलकुलेशन है, देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा, सारा कैलकुलेशन का खेल है। तो कैलकुलेशन पर ही यहाँ पर फोकस आपका रहेगा, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बाकी इसको आप कर लेंगे, थोड़ा कुछ जो अलग सा हो उस पर हम थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे, बाकी सब कैलकुलेशन बेस्ड है। अब देखो इस क्वेश्चन को, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी इज 21/4, देयर प्रोडक्ट इज 27/8, द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इज। तो ये भी दोस्तों बहुत आसान है। देखिए हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास चॉइस होती है 3 की या 4 की, ठीक है, तो हमेशा जो जीपी के टर्म है वो इस तरह की फॉर्म में लिखो, ए अपॉन आर, ए और ए आर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कैसे टर्म को चुनने। ऐसे अगर एपी की बात करेंगे तो ऐसे चुनने, ए माइनस डी, ए प्लस डी, जब आपको 3 कंसेक्यूटिव टर्म लेने होते हैं। ठीक है, इसका फायदा क्या है कि इसमें आर से आर कट जाता है तो हमारे आसान हो जाता है। ठीक है, तो कह रखा कि पहले 3 टर्म का सम, यानी कि ए अपॉन आर प्लस ए आर, 3 कंसेक्यूटिव टर्म है, उनका जो सम है वो है 21/4, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद उनका जो प्रोडक्ट है, यानी कि ए अपॉन आर इंटू ए आर, इट इज गिवन टू यू 27/8। तो यहाँ से आर से आर कट जाएगा तो ए क्यूब बराबर आ जाएगा 27/8, यानी कि ए बराबर आ जाएगा 3/2। ठीक, अब ए की वैल्यू आ गई 3/2, और आपने इसको यहाँ रख देना है, ए कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1/r प्लस 1 प्लस आर बराबर हो जाएगा 21/4, और ए की वैल्यू कितनी है, वो है 3/2, तो 3 सत्ते 21, 2 दूनी 4, यानी कि यह आ जाता है 7/2। और इसमें आप दोस्तों क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, और कुछ भी नहीं है इसमें, 1 प्लस आर स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 7r डिवाइडेड बाई 2, तो 2 को इधर ले आइए तो जाएगा 2 प्लस 2r प्लस
2r² बराबर हो गया 7r। तो यहाँ से 2r² माइनस में 5r प्लस 2 बराबर 0। तो 2 दूनी 4 होता है और 4 एकम होता है 4। ठीक है, तो 2r r-2 -1 r-2 बराबर 0, यानी कि r बराबर 2 आ गया और 1/2 आ गया। सो 2 और 1/2 इज द राइट आंसर। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, टेक्निक आपको पता चल गई कि जब भी आपको चुनना होता है, चॉइस होती है, तो कैसे लेना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपके पास एपी में 3 की चॉइस है, तो 3 ऐसे चुनोगे। अगर 4 की चॉइस होगी तो कैसे लोगे? ऐसे लोगे A-D। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि आप जब चॉइस लोगे तो इस तरह से लोगे, जैसे आपने लिया तो A-3D, A-D, A+D एंड A+3D। ये तो यहाँ पर जो गैप होगा वो कितने कितने का होगा? वो आपका 2D का गैप होगा। तो 4 टर्म ऐसे लोगे। ठीक है, 5 टर्म की बात करेंगे तो A-2D, A-D, A+D, A+2D। तो ये DD एक एक का गैप है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर भी करनी होती है। तो जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास जीपी है, तो जीपी में अगर 3 है, अगर आपको मान लेते हैं ज्यादा का गैप लेना है, मतलब 4 लेने हैं, तो ये अपॉन r³ लो। फिर हो जाएगा A/r। ठीक है, फिर हो जाएगा AR और यहाँ पर आ जाएगा AR³। ये तो इस केस में जो कॉमन रेशियो होगा वो आपका r ना होके r² की फॉर्म में होगा। ठीक, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक, तो इस तरह से आपने लेना रहेगा। और अगर मान लेते 5 टर्म है तो A/r², A/r, AR, AR², ऐसे करके। तो टेक्निक है, इसको याद रखना है कि अगर 5 टर्म है या 3 टर्म है, वैसे जनरली 3 टर्म वाला ही आता है क्वेश्चन, 5 वाला तो खैर नहीं आता है। लेकिन अगर मान लेते कभी आ गया तो, या कभी आपसे चॉइस ऑफ टर्म भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। ओके, इसके बाद वैल्यू ऑफ द सीरीज, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स है, उनके स्क्वायर का जो सम होता है कितना होता है दोस्तों? फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए, क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन 6, ये होता है फॉर्मूला। तो सी ऑप्शन इज राइट। ओके, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन 6, सो दैट इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए, एक और बहुत अच्छा प्रश्न है। 1/b+c, 1/c+a एंड 1/a+b आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको बताना है कि आगे क्या होगा। ठीक है, ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, A²B² होंगे, 1/a 1/b होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको किस तरह से किया जाएगा। देखिए आपको क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है 1/b+c, 1/c+a एंड 1/a+b। ये दोस्तों आपके क्या है? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो आपको बताना है कि आगे क्या होगा इसमें। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से हम करेंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। वैसे तो आप, अलग क्या है, वैसे तो आप इसको सिंपली जैसे हम सॉल्व करते हैं उसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसका मतलब वही होगा कि बीच वाले टर्म जो होगा वो बाकी 2 टर्म का क्या होगा? अर्थमेटिक मीन होगा। ठीक है, आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1/में C+a मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए 1/में B+c प्लस 1/में A+b। ठीक है, साफ साफ जैसे दिखाई दे रहा है उसी हिसाब से इसको सॉल्व करो। तो जगह 2/में C+a बराबर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा A+b, B+c, नीचे हो जाएगा B+c इंटू A+b। ठीक है, सो ये हो जाएगा ट्वाइस इंटू B+c इंटू A+b
बराबर हो जाएगा a प्लस 2b प्लस सी इंटू सी प्लस ए। नाउ मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, यहां से हो जाएगा बी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी, और यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए सी प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस बी ए प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये ए सी कैंसिल आउट क्योंकि ट्वाइस आएगा बाहर से, ऐसे ही ये बी ए और ये बी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऐसे ही दोस्तों ये जो बी सी और बी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे आर इन, ये आपके पी में हो जाएंगे। ठीक, तो बहुत सिंपल सी मेथड है जिससे आप इसको प्रूफ कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो ये दोस्तों इसमें टेक्निक यहां पर रहने वाली है। चलिए अगला टर्म देखेंगे। द फर्स्ट टर्म of a geometric progression is 1 if the sum of the third and the fifth term is 90, then the common ratio of the geometric progression is। अब आपसे कह रहा है कि पहला टर्म है किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का वो 1 दिया हुआ है, द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द फिफ्थ टर्म, तो जैसे मान लीजिए कॉमन रेशियो आर है, तो आपको पता है कि भैया जो थर्ड टर्म होता है वो क्या होता है, ए आर स्क्वायर होता है, फिफ्थ टर्म क्या होता है, ए आर की पावर 4। इसको सीधे सीधे आप लिखना सीखे। ठीक है, इन दोनों का जो सम है वो आपको कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। ठीक है, जबकि ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ से आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 है, वो आपका क्या होगा, 90 के बराबर हो जाएगा। अब आर का स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 है, थोड़ा सा टिपिकल है, आप एक काम करें आर स्क्वायर कॉमन ले ले, अंदर बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1 बराबर 90। अब आप सिंपली क्या करें, आप ऑप्शन में से देखिए कौन इसको सेटिस्फाई करता है। तो देखो जैसे मान लेते हैं 3 मैं इस पे रखता हूँ, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 10, तो वो इसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो कॉमन रेशियो कितना हो गया, ए ऑप्शन इज राइट। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आप इसको इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आप टेक्निक अपनाइएगा, क्वेश्चन को हम एग्जाम में इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज 128, आपको बताने कि इसका कौन सा टर्म 128 होगा। अब देखिए ये है 2, फिर अगला टर्म है 2√2, अगला टर्म है 4। क्लियर है दोस्तों कि यहाँ पर सम तो हो नहीं सकता, यहाँ पर डिवाइड ही होगा, तो इसका मतलब ये पक्का क्या है, एक तरह की जीपी है। तो जीपी है, तो जीपी में आपको क्या करना है, इसका 128th टर्म निकालना है। अगर आप इसके कॉमन रेशियो की दोस्तों बात करें तो कॉमन रेशियो कितना है, 2√2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमन रेशियो इसका √2 है, तो आर कितना हो गया, √2, पहला टर्म कितना है 2, और आपको क्या निकालना है, कौन सा टर्म ये रहा होगा, मान लेते हैं nth टर्म रहा होगा, तो nth टर्म कैसे निकालते हैं, ए आर एन माइनस 1, सो दैट इज इक्वल टू 128। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ये होगी 2, आर की वैल्यू कितनी है, √2, √2 की पावर n माइनस 1 बराबर हो गया 128। उसको काटो, 2 छिके 12 और 2 चक्को 8। ठीक है, अब ये हो गया, देखिए √2 है तो यानी कि हो गया 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 √2। और 64 की बात करें तो 64 एक्चुअली कितना होता है, ये होता है 4 का पावर 3, यानी कि 2 की पावर 6, है ना भाई, 2 की पावर 6 तो होगा।
तो अब आपको पता है भैया लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से 2 की पावर n माइनस वन बट्टे दो, 2 की पावर 6 है तो इसका मतलब n माइनस वन बट्टे दो बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 13, यानी कि 30th जो टर्म होगा वही क्या होगा दोस्तों, इसका 128 के बराबर होगा। आपको बस यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है उनको सॉल्व करना आना चाहिए और ये क्वेश्चंस आपके बड़े आसानी से हो जाएंगे। ये क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए एग्जाम में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया भाई कैसे कैसे करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अगला देखेंगे, इफ द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 एंड 15, सो 8 एंड 5, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। बहुत आसान है। आप जानते हैं कि भैया जो रूट है, अगर मान लेते हैं ए और बी रूट है, तो इक्वेशन कैसे बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ये होता है सम ऑफ रूट यानी कि ए प्लस बी और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला। अब आपसे क्या कह रहा है कि अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 एंड 5। मान लेते हैं इसके क्वाड्रेटिक रूट हैं ए और बी, तो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन यानी कि a प्लस बी बट्टे दो, ये 8 दिया हुआ है, यानी कि a प्लस बी कितना हो गया भैया, 16 हो गया। एंड ज्योमेट्रिक मीन यानी कि अंडर रूट ऑफ ए बी, ये आपको दे रखा है 5, यानी कि ए बी बराबर हो गया 5 का स्क्वायर। तो यहां पर इसकी वैल्यू रख दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस में ए प्लस बी यानी कि 16x प्लस ए बी यानी कि 25 बराबर 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके। वैसे देखिए अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता होना चाहिए, डायरेक्टली फॉर्मूला भी होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी था, डायरेक्टली फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ ए एक्स प्लस जी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, अगर आपको याद हो, और ये मैंने करवाया भी था। कभी डायरेक्ट फॉर्मूला भी आ जाता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में रखो, सीधा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, यहाँ रख दो, और ये जो जी है इसको यहाँ पर रख दो, जी का स्क्वायर कर दो, तो ये होता है। इवन मैंने तो आपको क्यूबिक वाला भी बताया था, ठीक है। तो आप इसको करेंगे अच्छे से, थ्योरी के क्वेश्चन भी आएंगे वहां पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला देखो, इन एपी एस एन यानी कि एन टर्म है क्यू एन स्क्वायर और एम टर्म है क्यू एम स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म आपको दिया हुआ है, एंड एस आर डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म ऑफ एपी, देन एस टू की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको एस एन दिया हुआ है क्यू एन स्क्वायर, एस एम आपको दिया हुआ है क्यू एम स्क्वायर। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर एस क्यू की वैल्यू को निकालना है। तो कुछ भी नहीं है इसमें, आपको सबसे पहले आप देखिए एस एन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस एन, एस एन की वैल्यू की हम बात करें तो ये हो जाता है n/2 और 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू क्यू एन स्क्वायर, ये आपको गिवन है, यानी कि अगर मैं यहां से n से n काट दूं तो ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू जो d है वो हो जाएगा 2qn। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही एस एम निकाल लो, एस एम यानी कि हो जाएगा भैया m/2, जाएगा भैया 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी, और ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी क्यू एम स्क्वायर। तो यहाँ से m कट जाएगा, जाएगा भाई 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी बराबर हो जाएगा 2qm, ठीक है। ये दो चीजें यहाँ से आ गई। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को, और यहाँ से हम थोड़ा जो m और d है, मतलब m और n है, उनके बीच के रिलेशन को दोस्तों हम निकाल लेते हैं, या बेसिकली हम d के रिलेशन को दोस्तों हम यहाँ पर से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक काम करता हूं मैं, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, या एक काम करो 2 में से 1 को कर दो, 2 में से 1 को कर दो,
या चलो 1 में से 2 को ही कर दो, बात एक ही है, 1 में से 2 को कर दिया सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो 1 में से 2 को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, n माइनस वन m माइनस वन, यानी कि n माइनस m, 1 से 1 कट जाएगा, d बच जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2q, कॉमन आ जाएगा दोनों में 2q, और यहाँ पर बच जाएगा n माइनस m, यानी कि यहाँ से जो d है वो 2q के बराबर है। ये बड़ा काम आ गया हमारे, d की वैल्यू क्या है, 2q के बराबर है। अच्छा, अब d की वैल्यू अगर 2q है तो भाई a क्या रहा होगा, a की वैल्यू भी निकाल के देख देते हैं। यहां से आप रख दीजिए 2a प्लस d की वैल्यू हमने रख दी 2q, यानी कि m माइनस वन इंटू 2q बराबर हो गया 2qm, तो ये हो जाएगा 2a, देखो 2 तो काट दो, तो a बराबर आ जाएगा एम क्यू माइनस क्यू बराबर क्यू एम, तो कट गया, यानी कि a बराबर आ गया q। तो d बराबर 2q और a बराबर q। अब हमें निकालना है एस क्यू। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस क्यू, एस क्यू की वैल्यू हो जाएगी भैया q बाई टू, ये हो जाएगा 2a प्लस q माइनस वन इंटू डी, यानी कि हो जाएगा भैया q बाई टू a, यानी कि q, तो हो गया 2q प्लस q माइनस वन d, यानी कि 2q। ये अब एक काम करो, यहां से 2q पूरा कॉमन ही ले लो, तो 2q इंटू क्यू अपॉन में 2, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस क्यू माइनस वन, तो ये कट गया, यहाँ से 2 भी 2 कट गया, तो ये आ गया क्यू क्यू। सो एस क्यू की वैल्यू है वो क्यू के बराबर हो गई, ठीक है। कोई दिक्कत यहां पर बताइए। सो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सो बी ऑप्शन विल बी राइट। और ये सभी आपके लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं जो कि अभी हाल के ही कुछ एग्जाम्स में आए हैं, कुछ इसमें आपकी परीक्षा में, पूर्व परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, कुछ आपके अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इन पर आपको मेहनत करनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर इन एपी देन देयर कॉमन डिफरेंसेस इज। चलिए, आपसे कह रहा है कि इस इक्वेशन के, देखिए क्या है ये दोस्तों, आपका क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, 3 रूट होंगे। और जो 3 रूट हैं वो क्या होंगे दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो चॉइस होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ये मान लेते हैं 3 रूट्स हैं इसके, जो कि एपी में, ऑब्वियसली बात है एपी में है, तभी हम इसको ऐसा बना रहे हैं। अब आपको बताना है कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां से हमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। देखिए थ्योरी ऑफ इक्वेशन, एक्स क्यूब माइनस में 12x² प्लस 39x माइनस 28 है बराबर 0। तो आपको दोस्तों मैंने, जैसे क्यूबिक इक्वेशन, उसके जो रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ दीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन के बीच का मैंने आपको रिलेशन बताया था, द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन एंड उसके रूट्स के बीच का रिलेशन, ये मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से। तो वही हमें यूज करना है पर, ठीक है। तो उसका यूज करके देखो उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले काम करते हैं सम ऑफ रूट्स, यानी कि a माइनस डी प्लस ए प्लस डी। सम ऑफ रूट्स दोस्तों क्या होता है, बेसिकली माइनस में b अपॉन ए के बराबर होता है, यानी कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1, सो हो जाएगा 12 अपॉन 1, 12 आ गया। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा भैया, a मिल जाएगा, तो 3a बराबर हो गया 12, तो 3 चक्को 12, यानी कि a बराबर आपका 4 आ गया, a की वैल्यू 4। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, हम निकाल लेते हैं, a तो मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, b चाहिए। तो हम देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस डी, ए प्लस डी। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है दोस्तों, वो होता है जो कांस्टेंट टर्म अपॉन 1, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का क्यूब, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, माइनस में डी अपॉन ए होता है, ठीक है।
तो यहाँ से स्टार्ट होता है -1 का क्यूब, फिर यहाँ पर होता है -1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर होता है -1 की पावर 1। ठीक है, ऐसे करके चलता है। तो यहाँ पर होता है -d/a, तो बेसिकली कितना आ गया, 28 आ गया। सो ये आपका देखा a प्लस डी, a माइनस डी, यानी कि हो गया a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a बराबर हो गया 28। नाउ a की वैल्यू हमने निकाल दी, वो है 4, तो जाएगा 4 इंटू 4 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस डी स्क्वायर बराबर हो गया 28। 4 सत्ते 28, तो जाएगा 16 माइनस 7 बराबर हो गया डी स्क्वायर। तो डी से साथ गया 9 यानी कि +-3। सो दिस इज रिक्वायर्ड रूट। सो दिस इज रिक्वायर्ड कॉमन डिफरेंस। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और अच्छा प्रश्न देखेंगे। इफ इन एन एपी pth टर्म इज q एंड p प्लस qth टर्म इज 0, देन qth टर्म क्या होगा? अब थोड़ा जल्दी निकालेंगे इसको। चलिए, आपको क्या दे रखा है, कोई एपी है जिसमें मान लेते हैं पहला टर्म है a और कॉमन डिफरेंस d है। तो इसका pth टर्म q है। तो pth टर्म क्या होगा दोस्तों, वो होगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ये आपको दोस्तों क्या दे रखा है, q दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। एंड p प्लस क्यू टर्म इज 0, यानी कि a प्लस p प्लस क्यू टर्म यानी कि p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये बराबर 0 दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर 2, आपको क्या करना है, यहां से इसको सॉल्व करके निकालना है। पहले आप डी की वैल्यू निकाल दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देखिए p से p कट जाएगा। ठीक है, और होगा क्या, आप नीचे से ऊपर को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा q माइनस 1 माइनस माइनस का +1। ठीक है, इंटू डी बराबर हो जाएगा -q, तो ये और ये कट जाएगा, तो डी बराबर आ जाएगा -1। तो ये बड़े काम की चीज आ गई। ओके, तो यहां से आपको एक चीज पता लग जाएगी, जो q है इट शुड बी इक्वल टू a प्लस p माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, -1, यानी कि ये है a माइनस p प्लस 1। तो ये तो आपकी आ गई q की वैल्यू। ठीक है, मतलब कि हाँ, अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी q प्लस p माइनस 1, ये a की वैल्यू। तो हमें a मिल गया और d मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, qth टर्म। तो qth टर्म क्या हो जाएगा, qth टर्म क्या हो जाएगा, qth टर्म ये हो जाएगा a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और a की वैल्यू है q प्लस p माइनस 1 प्लस q माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी निकाली हमने, -1। ठीक, तो ये हो जाएगा भैया q प्लस p माइनस 1 माइनस q प्लस 1, ये कट गया भैया, तो यहां से कितना आ गया, p आ गया। तो हेंस जो qth टर्म होगा वो p के बराबर हो जाएगा। सो ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो अब इस तरह से इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन्स। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड। इंटीरियर एंगल, किसी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल है वो आपस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। स्मॉलेस्ट एंगल है 120 डिग्री, कॉमन डिफरेंस है 5 डिग्री, देन द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन इज। आपको बताने की कितनी साइड होंगी पॉलीगन की। आपको इतना हम बता दें कि आपके किसी पॉलीगन, जैसे कोई पॉलीगन है, अगर मान लेते हैं उसमें n साइड है, मान लेते हैं अगर उसमें कितनी है, कोई पॉलीगन अगर मैं ले लूं, जैसे मान लेते हैं मैंने पॉलीगन ले लिया, इस पॉलीगन में मान लेते हैं अगर आपकी n साइड्स हैं, हालांकि इसमें n नहीं है, इसमें तो n से कम दिख रही है, मान लेते हैं इसमें अगर n साइड हैं, तो इसके सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है,
ये होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री इंटू π/2 बेसिकली, या 90 डिग्री लिख लो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो n-2 इंटू 180 डिग्री। ये होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो पहले तो आपको जो सम है वो यहां से हो गया, ये वैल्यू आ गई यहां से, जो आपको थोड़ा थ्योरी पता होनी चाहिए। अगर थ्योरी पता है तो ये पहले तो आपको ये करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको, क्योंकि इसके जो एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, वो दे आर इन एपी। इसमें स्मॉलेस्ट एंगल दोस्तों कितना है, 120 डिग्री, यानी कि ए बराबर हो गया 120 डिग्री। फिर इसके बाद अगला जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 5 डिग्री, यानी कि अगला एंगल दोस्तों 125 डिग्री होगा, ऐसे से करके। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब यहां से सम निकालना है, यानी कि द सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भैया n/2, 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी, सम। यहां से निकालेंगे एन टर्म्स का जो सम है, तो ये हो जाएगा भैया n/2, 2 इंटू 120 प्लस n-1। कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 डिग्री का, और ये आपका बराबर है इसके, यानी कि n-2 इंटू 180। अब क्या करना है, ऑब्वियसली बात है, इसको सॉल्व करना है। ठीक, और आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो मेनली अब क्या करना है, इसको दोस्तों यहाँ पर से सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन आता है, नहीं आता है, तो ये हो जाता है 240 प्लस 5n-5 बराबर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2n-2 इंटू 180, सो हो जाएगा 240n प्लस 5n² माइनस में 5n, तो ये 35 ही हो गया है, बराबर हो जाएगा 18×2 = 36 माइनस 18×2 = 36। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाता है 5n², इसको पार्ट को इधर ले आओ। ठीक है, 360 में से आपने क्या करना है, 235 इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर बच जाएगा 4 में से 3 गया 1, और ऐसे ही आपके पास क्या बच जाएगा यहाँ पर से 115 n। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 360 इक्वल 0। 5 से कटता है, 5×2 = 10 और 5×3 = 15, 5×2 = 10। अच्छा यहाँ पर एक सेकेंड है, ये हो गया आपका 360 माइनस 235। अच्छा 5 में से 3 गया 2 हो गया नहीं, ठीक है, प्लस ये हो जाता है 5। कहीं पे हमने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की है, देखो जरा। फाइव एन स्क्वायर 360n 18×36। सर RHS में 2n-4 होगा। ठीक है, कैलकुलेशन सही है।
हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना, 2n-4 होना था, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 36 36 नहीं 72 720 होना चाहिए था यहाँ पर ना, तो ये आपका 720 होता है, ठीक है। 5 एकम 5 2 5 चौको 20 5 चौको 20, अब सही बैठा है। ठीक हो गया। अब 16 नंबर 144 प्लस, यानी कि n(n-16) और -9(n-16) इक्वल्स 0, यानी कि n बराबर हो गया 9,60। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि देखिए, किसी भी हम बात करते हैं, हमारे पास ये दोस्तों क्या है, एक तरह का पॉलीगन है। एक पॉलीगन में कभी भी जो इंटीरियर एंगल है वो 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि 180 डिग्री से बड़ा होने का मतलब है कि इस तरह का फिगर हो जाना, हमेशा जो इंटीरियर एंगल होगा वो 180 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। तो अब 9 लिया जाए या 16 लिया जाए, तो अगर हम 16 में देखते हैं तो देखिए जो हमारा एंगल है, अगर ऐसा है n बराबर 16 है, तो यानी कि हमारा जो A16 वाला, यानी कि जो इस ये वाला जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 120 प्लस 16 गुणा 5, यानी कि 16 पंजे 80, यानी कि ये हो जाता है आपका 200 डिग्री। सॉरी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या फिर आप सॉरी 15 हो गए, मतलब आप मान के चलो कि 195 डिग्री हो गया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो 9, गले में पता नहीं क्या कहेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 16 वाला उसको रिजेक्ट करेंगे, ओके, क्योंकि इंटीरियर एंगल है वो, इसीलिए उसका नाम इंटीरियर एंगल है, क्योंकि उसका जो वैल्यू है वो 120 180 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, 180 से एक्स्ट्रा नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम जो n बराबर 16 है उसको हम इग्नोर करेंगे, 9 इज द राइट आंसर, ओके। अगला देखो, अगला देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। द सम ऑफ द टू नॉन जीरो नंबर इज 6, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों काम का, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की उम्मीद रहेगी इस बार ज्यादातर। और ये जो क्वेश्चन है वो है एम जी एम एच एम इनइक्वालिटी का। मैंने आपको दोस्तों एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो अर्थमेटिक मीन होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर, ठीक है। यहां पर मैं इसका यूज करूंगा ए एम एच एम इनइक्वालिटी का, एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच एम, ठीक है। मतलब कि जो दो नंबर हैं, मान लेते हैं दो नंबर है ए और बी, दोनों के दोनों नॉन जीरो हैं, तो उनका जो अर्थमेटिक मीन है यानी कि a प्लस बी बट्टे 2 है, उनके एच एम का एच एम क्या होता है दोस्तों, बेसिकली जो पहले इसका रेसिप्रोकल किया और उसका जो अर्थमेटिक मीन निकाला उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। तो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1/a प्लस 1/a प्लस 1/b, ऐसे मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि हमें यही निकालना, मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, ठीक है। द सम ऑफ द टू नॉन जीरो नंबर इज 6, ये 6 है, ग्रेटर देन 2 अपॉन में 1/a प्लस 1/b, तो 2 3 6 हो गया। तो अब इसका अगर आप उल्टा करेंगे तो जाएगा 1/3 लेस देन हो जाएगा 1/a प्लस 1/b डिवाइडेड बाई 2, तो ये इधर चला जाएगा, हो जाएगा 2/3, सो
1/a प्लस 1/b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/2, यानी कि यही इसकी क्या है, मिनिमम वैल्यू है। सो सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या यूज किया, हमने कॉन्सेप्ट यूज किया एम एच एम इनइक्वालिटी का। वैसे ज्यादातर एम जी एम इनइक्वालिटी बड़ा यूज होता है। ठीक, तो बहुत अच्छा प्रश्न। सो करना क्या है, बस आपने देखना है कि दो नॉन जीरो नंबर हैं, उनका जो अर्थमेटिक मीन है उनके हार्मोनिक मीन से हमेशा बड़ा या उसके बराबर होता है। तो आपको यही करना था कि जो वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, यानी कि उनके रेसिप्रोकल के सम की मिनिमम वैल्यू अपने निकालनी थी। तो हमने यही किया कि यहाँ पर ए एम एच एम इनक्वालिटी का यूज कर दिया और कुछ नहीं। ठीक, तो इस तरह से आप उसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। ओके, the first term and the last term of AP is 1 and 11. The sum of the term is 48. Then the number of terms are। बहुत आसान सा प्रश्न है। हम जानते हैं कि जो सम होता है उसका फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये भी फॉर्मूला होता है, जैसे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। अब इस फॉर्मूला का यूज करें अगर चुटकी मान से निकालना है तो। ठीक, तो Sn सम कितना दे रखा है 48, n/2, पहला टर्म कितना है 1, लास्ट टर्म कितना है 11, तो 12 हो गया, 12 चक्को 48, तो n बराबर कितना आ गया 8। ठीक, तो इस तरह से चुटकी में आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। If second term of GP is 2, the sum of its infinite term is 8, then the first term is। देखिए, एक जीपी है उसका सेकंड टर्म 2 है। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक जीपी होगी जैसे कि ए आर स्क्वायर से लेके चलती चली जाएगी इन्फिनिट तक, और आपसे कह रहा है कि इसका जो सेकंड टर्म है वो 2 है। ठीक है, और द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, यानी कि इसके जो इनफाइनाइट टर्म का सम है वो क्या है, वो आपका 8 दिया हुआ है। अभी देखिए, इनफाइनाइट टर्म का सम किसी जीपी में वो एक फाइनाइट नंबर तभी हो सकता है जब आर की वैल्यू क्या रही होगी, लेस देन 1 रही होगी, या बेसिकली 0 से लेके 1 के बीच में। बेसिकली क्या होता है, मॉड ऑफ आर शुड बी लेस देन 1, 0 से लेके 1। तो इससे टर्म में जो इनफाइनाइट टर्म का सम होता है वो होता है a अपॉन 1 माइनस आर। इसको ध्यान रखेंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी इज इनफाइनाइट अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, लेकिन अगर आर की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है तो इन दैट केस जो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी कितना होता है, a अपॉन 1 माइनस आर होता है। ठीक है, तो a की वैल्यू मतलब ए आर बराबर यहां पर आपको 2 दिया हुआ है, सेकेंड टर्म आपको यहां पर गिवन है। तो बस आपने क्या करना है, यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुटअप कर देना और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से आप क्या करिए भाई, आर की वैल्यू को रख दीजिए 2 अपॉन ए, आर की वैल्यू को 2 अपॉन ए रख दीजिए, क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म निकालना है तो आर को हटा दो। तो जगह 1 माइनस आर की वैल्यू रख दी 2 अपॉन ए बराबर 8, तो जगह ए स्क्वायर अपॉन में ए माइनस 2 बराबर 8, यानी कि ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8a माइनस में 16, सो ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 बराबर 0। तो जाएगा भैया a माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0। सो a बराबर दोस्तों हो जाएगा 4, हैंस ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तो अभी हमने करवाया था। ओके, अब देखिए अगेन A4B आर इन AP, A2B आर इन GP, देन A1B किस में होंगे। ठीक है भाई, ये AP में है, इसका मतलब क्या है कि A प्लस बी बट्टे 2 बराबर है 4। A2B आर इन GP, यानी कि AB
का स्क्वायर रूट बराबर है 2। तो a1b किस में होंगे? अरे भैया यहां से निकाल लो, a प्लस बी बराबर हो गया 8 और ए बी बराबर है 4। ये आपको गिवन है, ठीक है। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखें भैया a1b, तो a1b इसका अर्थ ये है कि अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, ठीक है, मतलब कि मैं ए बी से डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी बराबर हो जाएगा 8/4। तो ये a से a कटेगा 1/b, b से b कटेगा 1/a, बराबर हो गया 4 दूनी 8। यानी कि 1/a और 1/b इन दोनों का जो सम है वो 2 के बराबर है, और 1/a प्लस 1/b बाई 2 कर दूंगा तो 1 आ जाएगा। ये साफ साफ यहां पर से दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि 1/a 1 एंड 1/b किस में है? ये एपी में है। ये किस में है? एपी में। तो इसका मतलब है कि इनका जो रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 1 ए और बी ये किस में होंगे? ये पक्का एचपी में रहेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में रहेंगे। सो सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। भाई एचपी की ये तो क्वालिटी होती है ना। हार्मोनिक प्रोग्रेशन कब होता है? जब उनका रेसिप्रोकल किस में होता है? एपी में होता है। एबीसी अगर एचपी में है तो 1/a 1/b 1/c किस में होंगे? एपी में होंगे, है ना। तो वही चीज है कि भैया 1/a इस बार उल्टा है, ये एपी में है, तो इनका रेसिप्रोकल क्या होगा? पक्का एचपी में होगा, ठीक। तो वही आपने यहां पर से निकालना था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन भी हम दोस्तों आपको करवा चुके हैं, सेम इसी काइंड ऑफ क्वेश्चन। आप इसको खुद करेंगे, y की जगह पे आपने वही एक्स जेड की पावर 1/2 रखना है और फिर आपको सॉल्व करना है। सेम वहां पर ए बी सी था, अब ये पी क्यू आर है, ठीक है। तो ये देखिए रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अगेन in the angle of triangles are in AP and the largest angle is 75 डिग्री, स्मॉलेस्ट एंगल आपको निकालना है। आप तो ट्रायंगल तक ही सीमित है, ट्रायंगल में आपको पता है 3 एंगल होते हैं, ठीक है। तो अब ये आपस में एपी में है और आपको कह रखा है कि लार्जेस्ट एंगल है आपका 75। देखिए मान लेते हैं एपी में है तो 3 ये रहेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी रहेंगे, ठीक है। और आपको साफ साफ कह रखा है कि जो लार्जेस्ट एंगल है, यानी कि जो इसमें सबसे बड़ा एंगल है वो आपका ए प्लस डी के, मतलब कि जो ए प्लस डी है वो आपका कितना है? 75 के बराबर है, ठीक है। हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, यानी कि ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी है, ये आपका 180 डिग्री के बराबर है। तो देखिए ये और ये कट जाएगा, यानी कि 3a बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। सो ए बराबर हो जाएगा 3 छिके 18, यानी कि 60 डिग्री। तो ए तो है 60 डिग्री, ठीक है। और आपसे कह रखा है भाई ए प्लस डी वो है आपका 75 डिग्री। तो यानी कि 60 प्लस डी बराबर है 75 डिग्री। सो डी बराबर हो जाता है आपका 15 डिग्री। तो स्मॉलेस्ट एंगल कितना हो जाएगा भैया? 60 में से 15 माइनस कर देंगे, ए माइनस डी स्मॉलेस्ट एंगल है ना, यानी कि 60 माइनस हो जाएगा 15। सो इट विल बी 45 डिग्री। सो 45 डिग्री इज अ राइट आंसर, ओके। तो आप इस तरह से निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला देखेंगे, इफ द कोफिशिएंट ऑफ द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n आर इन एपी, देन द वैल्यू ऑफ n इज निकालनी है। और ये बहुत बार आने वाला प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए हम जानते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n की जब हम बात करते हैं, देखिए हमेशा ध्यान रखना 1 प्लस एक्स की पावर n दोस्तों बाइनोमियल एक्सपेंशन है। और आपसे कह रखा है कि द कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म, ठीक। सो आप जब भी ध्यान रखें कि इसमें अगर हम बात करें कि जैसे अगर आप r प्लस 1th टर्म की बात करें तो उसका कोफिशिएंट कितना होता है दोस्तों? वो होता है NCR x की पावर r, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आपसे ये कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। अगर आप सेकंड टर्म की बात करें तो यहाँ पर r की जगह पे 1 रखना पड़ेगा, तो ये सेकंड टर्म बनेगा। तो जगह NC1 x की पावर 1। और ऐसे ही आपको थर्ड टर्म बनाना है तो r की जगह पे 2 रखना पड़ेगा, तो ये जगह NC2
x की पावर 2, और ऐसी फोर्थ टर्म है तो यहाँ पर r की जगह पे 3 रखना पड़ेगा, nc3 x की पावर 3। तो ये है कोफिशिएंट, ये है कोफिशिएंट nc1 nc2 एंड nc3। ठीक है, तो द कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म आर इन एपी। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म ये एपी में, यानी कि जो nc2 है वो nc1 प्लस nc3 बट्टे 2 के बराबर है। ओके आपको इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। ठीक, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ nc2 बराबर हो जाएगा nc1 प्लस nc3। नाउ अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर से nc2 की अगर मैं बात करूं तो ये होता है दोस्तों n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसी nc1 की बात करें तो n ही होता है। ठीक है, और ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, हो जाता है n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक, तो यहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा n माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल बट्टे n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये बराबर हो जाएगा n प्लस, हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइड में 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। और ये काट दो, और ये भी काट दो, तो बचेगा n स्क्वायर माइनस n बराबर n प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन में 6। ठीक है, अब थोड़ा सॉल्व करें इसको, इसको धर लिया हो तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n इंटू हो जाएगा 6 बराबर n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2। अब यहाँ से देखिए ये जो n है वो कैंसिल आउट हो रहा है, ये n n n, यानी कि n बराबर एक तो 0 हो गया, तो वो तो पॉसिबल है नहीं, है ना। n बराबर 0 पे तो हम लेंगे नहीं, तो n माइनस 2 इंटू 6 बराबर हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n, यानी कि माइनस 3n प्लस 2, और यहाँ से हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 6n, यानी कि माइनस n, और 6 दूनी 12 2 14 बराबर 0। तो 7 दूनी 14 होता है, सो यहाँ से n बराबर 7 और 2। ठीक है, 7 और 2 आ जाएगा। अब देखिए 7 ले या 2 ले, अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है nc3। nc3 का अर्थ क्या होता है, 3 आउट ऑफ n। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू मान लेते हैं 2 है, तो इसका मतलब हुआ 3 आउट ऑफ 2, यानी कि 2c3, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, विच इज नॉट पॉसिबल, सो राइट आंसर विल बी 7। क्योंकि भैया आप 3 को कैसे सेलेक्ट कर दोगे 2 में से, जब आपके पास 2 ही है तो 2 में से मैक्सिमम 2 ही तो सेलेक्ट करोगे ना। तो 2c3 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो n 0 भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 0 में से 2 चुनना, 0 में से 1 चुनना। तो फाइनली जो n की वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, 7 के बराबर हो जाएगी, एंड दैट इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इसको हम करवाएंगे, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए इस तरह के प्रश्न को के आने की ज्यादा संभावना रहेगी इस बार। द सम ऑफ n टर्म ऑफ 2ap आर इन रेशियो। तो देखिए आप nth टर्म आप देख रहे हैं तो उस समय से क्या होता है, एक लीनियर फॉर्म में होता है, n प्लस बी की फॉर्म में होता है। ठीक है, देखिए द सम ऑफ n टर्म ऑफ 2ap। ठीक है, तो दो एपी हैं, उनके n टर्म का सम है, एक को sn मान लेते हैं, एक को sn डैश मान लेते हैं। तो ये आपको दिया हुआ है कितना, 3n प्लस 8 डिवाइड में 7n प्लस 15 दिया हुआ है। ठीक है, अब मान लेते हैं जो पहला टर्म है, पहली एपी का a1 है, कॉमन डिफरेंस d1 है, दूसरे का a2 है, कॉमन डिफरेंस d2 है। ठीक है,
तो पहले एन टर्म का सम हो जाएगा n बाई 2, 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 डिवाइड में n बाई 2, 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 बराबर हो जाएगा 3n प्लस 8 डिवाइड में 7n प्लस 15। ये और ये कट गए। आपको क्या निकालना है? रेशियो ऑफ द 12th टर्म। ठीक है, 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 डिवाइड में 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 बराबर है 3n प्लस 8 डिवाइड में 7n प्लस 15। यहीं पर ही मेन चीज है, आपको इसके 12th टर्म का रेशियो निकालना है। 12th टर्म बेसिकली क्या होगा? 12th टर्म हो जाएगा a1 प्लस 11d1, यही होना चाहिए। और ऐसी जो दूसरे के वाले का 12th टर्म होगा वो होगा a2 प्लस 11d2। सो बेसिकली आपको क्या करना है, यहां पर आपको ऐसी चॉइस रखनी है कि a1 प्लस 11d1 आ जाए। ठीक है, नाउ हाउ इज दैट पॉसिबल? ये कैसे होगा? पहले तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर से 2 कॉमन ले लूं, यहाँ पर से 2 कॉमन ले लूं, तो इसका मतलब है a1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 है वो d1 होना चाहिए, मतलब इस तरह की फॉर्म। और a2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी टू, मतलब ये ऐसे बन रहा है। यानी कि n माइनस 1 अपॉन 2 है वो 11 के बराबर होना चाहिए। यानी कि n बराबर होना चाहिए आपका 11 दूनी 22, 22 और 23। यानी कि n की जगह पे केवल 23 रखने से आंसर आ जाएगा। n की जगह पे क्या रख दो? 23 रख दो, आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमें इस टर्म पे n की जगह पे 23 रख देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा 3 इंटू 23 प्लस 8 डिवाइड में 7 इंटू 23 प्लस 15। ठीक है, सो हो जाएगा 3 3 9 और 3 दूनी 6 प्लस 8, 7 21, 7 दूनी 14, 15 16 प्लस 15, 9 और 8 17, 1 यहाँ पर हो जाएगा 77 डिवाइडेड बाई 5 और एक 6, 6 और एक 7 डिवाइडेड बाई, मतलब कि 176 हो गया। अब देखा जाए तो 11 सत्ते 77, 11 एकम 11 और 11 छिक्के 66, यानी कि 7/16 इसका राइट आंसर है। ठीक, तो समझिए भाई कैसे कैसे इसको करना है। तो यहां पर ये ट्रिक बहुत काम आती है। आपको सिंपली करना क्या था? आपको सिंपली निकालना था कि भैया दोनों के nth टर्म का तो रेशियो दिया हुआ है, दोनों के 12th टर्म का रेशियो क्या होगा। मतलब कहने का मतलब है कि आपको ये जो है ये आपको 11th मतलब 12th टर्म बनाने हैं। तो ये 12th टर्म कैसे पॉसिबल है भाई? 12th टर्म इस तरह की फॉर्म में होंगे a1 प्लस 11d अपॉन a2 प्लस 11d, यानी कि यहाँ पर 11 लाना है किसी तरह से। तो ये 11 कब होगा? जब n माइनस 1/2 11 के बराबर होगा, यानी कि n की जगह पे 23 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर n की जगह पे 23 रख दो, तो यहाँ पर भी तो 23 रखोगे ना, तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला जो टर्म है वो तो ये बन जाएगा, यानी कि 12th टर्म का रेशियो। और यहां पर आपको सिंपली क्या रखना है? 23 रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, सो इस वे में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के सेशन का, फिर नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद देखिए, वैल्यू ऑफ 9 की पावर 1/3, 9 की पावर 1/3, 9 की पावर 1/27 अप टू इंफिनिटी। नाउ देखिए, इस बार क्या है कि एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, सारे टर्म 1/3 सब ऐड हो जाएंगे, 1/3, 1/9, 1/27 एंड अप टू कहाँ तक जा रहा है दोस्तों? इन्फिनिटी तक जा रहा है। हम देख रहे हैं कि दोस्तों ऊपर पे जो ये सीरीज है वो जीपी में है, 1/3, 1/9, 1/27। और साफ साफ है कि दोस्तों जो कॉमन रेशियो है वो 1/3 है, ओके, विच इज lying between 0 to 1, and because it is lying between 0 to 1, so the sum of infinite term will be a upon 1 minus r, यानी कि इसका जो सम हो जाएगा वो जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर। तो मैं ऊपर ही कर देता हूँ, 9 की पावर में a यानी पहला टर्म है 1/3 और जो 1 माइनस आर है 1 माइनस 1/3 है, यानी कि हो जाएगा 9 की पावर में 1/3 डिवाइडेड में 2/3, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 9 की पावर 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 9। सो ये 3 के बराबर हो जाएगा।
सो राइट आंसर विल बी 3, हेंस सी ऑप्शन इज राइट। तो कितना आसान सा क्वेश्चन, ठीक। तो फिलहाल आज के लिए दोस्तों हम इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन में आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही करो, इतनी प्रैक्टिस करो, इतना आज के लिए इनफ रहेगा।